बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र में आज हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र, आइनी और कानूनी अमूर के माहिर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयारियां कर रही है और वो कह रहे हैं कि बस हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। थैंक यू तरीन साहब और सच टीवी। सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज और फिर एक नया साल है और एक नया साल है, एक सुबह नई उम्मीदें और ए खुदा अच्छी खबर को ही सजाए रखना। ये एहतियात करें सारे, मेहरबानी करें। मेरे हाथ में मैंने अभी उतारा है और सोशल डिस्टेंसिंग इस कमरे में हो रही है। ये मास्क ये पहने इसलिए कि कोरोना की बहुत शदीद लहर आई हुई है और अल्लाह ताला आप सबको और पूरे पाकिस्तान को, आलम इंसानियत को और आपके और हमारे सब के अहले खाना को भी इससे महफूज रखे। दूसरा ये है कि मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले आपने कहा कि ये अपोजिशन इस्तीफ़े दे रही है, तो उस पर आने से पहले मैं 3 अच्छी खबरें जो इस नए साल की हैं वो मैं कौम से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में 60s के बाद पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इतना बड़ा पैकेज जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी पहले से कोई मिसाल नहीं मिलती, वो दिया है ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। जब इंडस्ट्री चलती है, उसका पहिया चलता है, तो मज़दूरों को नौकरियां मिलती हैं और उसके साथ कोई कहता है 30, कोई कहता है 60, जितनी भी हैं वो सारी की सारी एलाइड जितनी भी सर्विसेज हैं उससे मुतल्लिका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वो चल पड़ती हैं। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि कितना इस वक्त तक सरमाया लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में। एक ये हो गया। दूसरा, जो प्राइस इंडेक्स है वो 19 महीने की कम तरीन सतह पे, ये आज की खबर है 24 आवर्स बिफोर, वो अभी जारी हुई है, इसलिए ये एक अच्छी खबर है। और तीसरी जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि इस वक्त यूरोप के जो ताजे बरतानिया जिसका कभी सूरज गरूब नहीं होता था, वहाँ पे भी फूड चेन का क्राइसिस है। अल्लाह की मेहरबानी से साल होने के नज़दीक 10 महीने तकरीबन हो गए इस क्राइसिस को ज़ाहिर हुए पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह की ख़ास इनायत ये है कि पिछले पूरे साल में किसी एक शहर, किसी एक कूचे, किसी एक गांव में कोई शख्स, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, भूख से नहीं मरा, इसलिए कि फूड चेन टूटने दी, बड़ी माफियाज ने कोशिश की, टूटने नहीं दी गई। अब मैं आपको आपके सवाल की तरफ कि क्या अपोजिशन इस्तीफे दे रही है, 3 बातों को ज़रा देखिए। डिस्क्रेडिट कौन कौन हुआ है इस्तीफ़ों के खेल में। सबसे पहले बिलावल साहब को जो भी मुशावरत वो करते थे, उन्होंने बताया कि आप एक दफ़ा दबकी लगाएंगे और पूरा निज़ाम गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े तो क्या है, हम जो सिंध की गवर्नमेंट है उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, अब फरमाइश शुरू होगी, और दूसरी तरफ कहते हैं मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी उस दिन ख़त्म हुई जब आसिफ, उनके वालिद, उन्होंने ये कहा कि मुझसे पूछो क्या करना है, मुझे सिखाओ ना मुझसे सीखो। तो जिन्होंने बैनुस सतूर पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया था कि अब ये इस्तीफ़ों से भाग चुके हैं। दूसरे हो गए मौलाना साहब। मौलाना साहब के सगे भाई और बेटे वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। आप कोई एक मुझे ऐसी बात दिखा दें जब उन्होंने कहा हो कि मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, ये चैरिटी बिगिन्स एट होम, रेजिग्नेशन, मैं अपने इस्तीफे घर से दिलवाता हूँ और बाकियों को कहते कि आप फॉलो करिए। सारी दुनिया से तो वो इस्तीफे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे देने से हमेशा एतराज़ किया, फरार किया, इनकार किया, और उसी की वजह से अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी उनके काबू में नहीं रही। पिछली दफ़ा जब वो आए थे मौलाना साहब यहाँ इस्लामाबाद में, तो उनको दाव लगा था, इस दफ़ा उनको चूना लग गया। उसका सबब ये है कि इस्तीफ़े एक दूसरे की तरफ देखने से नहीं मिलते। फिर जो तीसरी शख्सियत जिसकी क्रेडिबिलिटी -0 में चली गई है वो नवाज शरीफ साहब, जो मफरूर और नाअहल हैं, उनकी साहबजादी जो सज़ा याफ्ता और नाअहल हैं, मरियम साहिबा, ये उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म है। उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि ये मेरे शेर हैं, ये मेरे पहाड़ हैं, ये जुर्रतों के पहाड़ हैं, ये बड़े बहादुर लोग हैं। और पाकिस्तान में उनको 2 बहादुर नज़र आते हैं। ये जो पहाड़ 2 इस्तीफे वाले थे नज़र आए उनको, और दूसरा वो कहती हैं मेरे अब्बा भी पहाड़ हैं, इसलिए कि वो इतने ज़बरदस्त आदमी हैं और जिद्दोजहद के इतने माहिर हैं कि जब भी कोई गर्म मौसम, गर्म हवा,
थोड़ा सा ख़राब सिलसिला होता है तो वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, कभी सुरूर पैलेस में जाते हैं और कभी जो मरियम साहिबा की अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप में वहाँ मेफेयर वाले और बाकी अपार्टमेंट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा पनामा के केस में ये तफ्तीश हुई उससे ये सामने आया है, तो वो वहाँ भाग जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जाओ और मुंह पे मारो इस्तीफे, आर और पार करके आना है हमने, लेकिन ना आर पार हुआ लाहौर जलसे से और ना ही इस्तीफे किसी के मुंह पे मारे, बल्कि वो जब गए असद कैसर साहब के सामने, स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने, तो जो इस्तीफे थे वो उनको चाटने पड़ गए। इसलिए इस्तीफे कोई नहीं देगा। मौलाना भी पतली गली ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एक मुलाकात की, जिस तरह फरमाइशी मुलाकात की थी शहबाज शरीफ ने, उन्होंने भी कल फरमाइशी मुलाकात एक की और उसमें एक इंदिया ये दिया कि हम फिलहाल गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो ये जो ऐसे गैर सियासी अदाकार हैं उनके कहने पे किसने गुफ्तगू करनी है? हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, इसलिए इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये मैं आपको बता। डॉक्टर साहब, आप आईनी और कानूनी मामलात को बहुत गौर से देखते हैं, बारीक बिनी से देखते हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं, उन पे आप माहिर हैं। अब मरियम साहबा ये कहती हैं कि वो मेरे बाबा को जो है वो पनामा में तो सजा ही नहीं हुई, मेरे बाप को सजा तो हुई अकामा पर। वो जब ये कहती है ना कि अकामा से ही केस शुरू हुआ था, तो इस जगह पे उनका अंदाज़ा दुरुस्त है। अब अकामा है क्या? मैं सच देखने वालों को एक सच बता देता हूँ। अकामा ये होता है कि दो तरह के अकामे। एक अकामा है जो हमारा मेहनत कश जब बाहर जाता है उसको वर्क परमिट दिया जाता है, और रेजिडेंशियल जब उसको मिलता है हक रेजिडेंसी का, तो उसको हम अकामा कहते हैं। अकामा दूसरा वो है जो सियासी है। सियासी लोग, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, अकामा लेने की उनको क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को अकामा लेने की क्या जरूरत थी? उसने कोई जाके वेल्डिंग करनी थी या नवाज शरीफ ने चौकीदारी करनी थी? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को अकामे की क्या जरूरत थी? उसने जाके वहाँ पे कोई बड़ा बुलडोजर चलाना था किसी सहरा के अंदर। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं साबिक, इन सब को अकामा लेने की क्या जरूरत थी? जाके उन्होंने वहाँ क्लर्की करनी थी। वो असल में जब अकामा मिलता है तो उसके 3 नताइज होते हैं। ये मेरे ख्याल में ये 3 नताइज पहले किसी ने शायद ही बयान किए हों। पहला नतीजा ये होता है कि जो अकामा लेने वाले मुल्क में वो एलियंस की यानी गैर मुल्कियों की लिस्ट से उसका नाम खारिज हो जाता है। जो ही उसको अकामा मिलता है तो परमानेंट, जिस तरह ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, लोगों को ये मालूम है, जिस तरह परमानेंट स्टे है लंदन के अंदर, जिसके बाद यूके के अंदर, जिसके बाद पासपोर्ट आपको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी उस मुल्क का मिल जाता है। जो पहला काम ये होता है कि जब आप वेबसाइट पे अगर आप डालेंगे, जो चोर टब्बर के नाम डालें या ये जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग चलाने वाला सर्कल है इनके आप तरीन साहब नाम डालें, तो आपको वो नाम नहीं मिलेंगे। और वो नाम इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो लोकल्स के नाम में चले गए, और वो पाकिस्तानी आप उनको कह के अगर मांगेंगे इन्फॉर्मेशन तो आपको कोई नहीं मिलेगी। पहली चोरी यहाँ पे छुप गई। दूसरा, इससे फिर बात दूसरे स्टेप पे चली जाती है। दूसरा स्टेप ये है कि उनको बैरूने मुल्क, जिस मुल्क का उन्होंने अकामा लिया हुआ है, वहाँ पे जो अकाउंट्स हैं वो खोलने की इजाज़त मिल जाती है। जब अकाउंट्स खोलने की इजाज़त मिलती है तो उसके बाद वो यहाँ से चोरी किए हुए पैसे उन अकाउंट्स में अपने फ्रंट मैनों के जरिए, कैश बॉयज़ के जरिए से, और ये जो जितने भी पकड़े गए आज तक नवाज शरीफ से लेके उनके दरबारियों समेत और हवारियों समेत, वो सारे के सारे एक ही तरह उनका तरीका वारदात था। वहाँ फिर उनके जो अभी ताज़ा गिरफ्तारी हुई उसमें भी यही हुआ कि वहाँ पैसे जाके फ्रंटमैन के जरिए से अपने अकाउंट में, वहाँ जो खोला हुआ था वो जमा हो गए, नौकरी मिलने के बाद जो एक जैली कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से नौकरी, और फिर वहाँ से पैसे वो पाकिस्तान वाले अकाउंट में कहते हैं ये तो मेरी बड़ी जायज़ कमाई है। यहाँ एक बंदा अगर वज़ीर आज़म है वो कमाई कैसे दिखा सकता है कि मुल्क के किसी और दूसरे मुल्क के अंदर मैं वेल्डर का काम करता हूँ। यहाँ अगर कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद जो 6-7 मिनिस्ट्रीज आती हैं उसमें ये मिनिस्ट्री 3 शामिल हैं। तो ये सारा एक कवर अप। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरा वो क्या करते हैं कि वो पैसे कभी पाकिस्तान में सारे नहीं भेजते, थोड़े से पैसे, एक दाना पूरी देग में से चावल का निकाल के वो यहाँ भेजते हैं। और बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? बाकी पैसे सारे के सारे वो यूरोप के मुल्कों में जाते हैं, और वो बाकी पैसे जो हैं वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली ऑफशोर कंपनीज हैं उनमें वो जमा कराते हैं। अच्छा, ये बात खुली नहीं थी कभी। ये खड़े होकर कहते थे हमें को धेले का बताएं तो हमें लटका दें, कब्र से निकाल के लटका दें। सारे नारे उनके आप अगर देखेंगे वीडियोस उनमें मौजूद हैं। हुआ ये कि जब पनामा में इनका नाम आया तो इनका ख्याल था कि हमने नहीं पकड़े जाना,
वो इतना बड़ा वेब था जिसमें दुनिया के हुक्मरान आ गए, सियासतदान आ गए, बादशाह आ गए। वो सारे बादशाह, हुक्मरान और सियासतदान, उनके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करते हैं। और ये जो वेब है या ये जो अंकबूत है और या ये जो शिकंजा है गरीब मुल्कों का कि यहाँ से पैसे लूटते हैं और अमीर मुल्कों में जाके रखते हैं। और अमीर मुल्क, बदकिस्मती की बात है, इसके ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बल्कि एशिया की तारीख में ये आवाज़ उठाई है बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर कि पैसे हमारे हैं, आप लोगों ने रखे हुए हैं, आप कानून का इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं चोरों को और डाकुओं को जो लूट के गरीब मुल्कों के, तीसरी दुनिया के जो बेबस इंसानों के पास से जो टैक्स आता है उसके पैसे यहाँ पड़े हुए, अपने टैक्स वाले। तो तुम कहते हो दिस इज माई टैक्स मनी, टैक्स पेयर्स मनी, ये पैसे उनके जो टैक्स देते हैं, तो हमारी भी कमाई हलाल की है लोगों की, तो वो वापस करो। तो ये 3 वो इकदामात हैं जिनके जरिए से ये हमेशा करते आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये चूंकि पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए ये कहते थे कि जी अकामा तो कोई जुर्म नहीं है। अकामा तो जुर्म की बुनियाद है, अकामा सियासी अकामा उम्मुल खबाइस है, वही तो मनी लॉन्ड्रिंग करने का बुनियादी जरिया है। और उसी के इर्द गिर्द और उसी के ऊपर ये सारा अहराम जो है या पिरामिड जो है और ये इमारत मनी लॉन्ड्रिंग की तामीर होती है। इसलिए जब वो पकड़े गए और उन्होंने एक ही सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि ये पैसे कहां से आए। अब आप ये जरा थोड़ा सा याद कराने वाली बात है, पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा जी कतरी ने दिए थे। वो कतरी के देने वाले की उम्र उस वक्त कोई 4 साल थी जब उसके दादा ने पैसे लिए और वो गवाह बन गया। उसने फिर उन्होंने कहा जी कतरी आएगा, इन्होंने कहा जी क्यों नहीं आएगा। उसने एक और खत दे दिया इसी तरह का। फिर जो उन्होंने मिसाल के तौर पे आप कहें कि मुझे आज किसी बुजुर्ग ने 100 रुपया दिया है और इसी 100 रुपये से मैंने 5 साल पहले एक अपारा की दुकान पे पान खाया था, इस तरह के उनके मौक़िफ़ आ गए। फिर जो क्लिबरी से मशहूर हुई हैं, क्लिबरी फ़ॉन्ट से मशहूर हुई हैं मरियम साहिबा, उन्होंने कमाल कर दिया कि जो फ़ॉन्ट बाद में उससे पहले उनकी डीड तैयार होके वो लंदन वालों ने उनके हवाले कर दी। वो झूठ बोलते बोलते वहां पहुंचे कि जहां उनके बयानात पिछले निकलना शुरू हो गए, उनकी पार्टी के लोगों के बयानात निकलना शुरू हो गए कि किस तरीके से ये इनकी मलकियत है। आज भी अदालत उनसे सिर्फ एक सवाल है, नवाज शरीफ और उसके खानदान से आले शरीफ जो आल माल और खाल बचा रहे हैं, एक सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, ये पैसे आपके पास कहां से आए, नंबर 1। और दूसरा ये है कि अगर ये आपके पैसे हैं तो इनको आपने कैसे भिजवाया, आप मनी ट्रेल हमें बता दीजिए। ये वही सवाल है जो 4 अशरों के बाद जब इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने 2 पिटीशनें दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 और 11 में, आप कवरेज करते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप भी करते हैं। 10 से 11 महीने वहां एक एक चीज पूछी गई। इमरान खान ने 3 बातें कभी नहीं की। पहला, कभी ये नहीं कहा कि ये सियासी इंतकाम हो रहा है और मेरी प्रोसिक्यूशन हो रही है और एजेंडा है। दूसरा, कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं बता सकता ये पैसे किसके। और तीसरा ये है कि कागज, और हैट्स ऑफ टू द लेडी जिसने, मैडम जमाइमा ने पिछले भी रिकॉर्ड्स निकाल के वो सारा पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको सादिक और अमीन और इनको बेईमान कह के इनकी पिटीशनें और इनको झूठ पे मबनी और गुमराह कुन इनकी लिटिगेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिसमिस हो गई। नाज़रीन, इसी के साथ हम लेंगे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर बाबर रवान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है जनाब डॉक्टर बाबर रवान से। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर अपोजिशन जो है वो इस्तीफे दे के चली जाती है तो फिर क्या करना है, हुकूमत ने क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमारी हिकमत अमली वही है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कहा है और वो आइन की ज़ुबान में कहा है। इसके ऊपर हमने मगजमारी भी की, आपस में हम बैठे और जो वो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो इस्तीफ़ा आएगा हम उस इस्तीफ़े को मंजूर करेंगे। अब देखें, अगर ये जाके सजदा साहब वहां ना निकालते, वो कहते हाँ हमें तो मरियम का हुक्म है, भाई हम शेर हैं, हम ढेर होने वाले नहीं हैं, हम पहाड़ हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये लो इस्तीफे हमारे और कबूल कर लो,
तो आज फिर हम कह रहे होते, गवर्नमेंट ने कहना था जी, बल्कि पार्लियामेंट ने कहना था, स्पीकर ने, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को, सीटें खाली हो गई हैं, ज़िमनी इलेक्शन कराओ, पॉपुलरिटी का पता चल जाता, ग्राफ किसका कहाँ पे खड़ा है। जिस तरह से पता लगा जीबी के इलेक्शन में, इसीलिए वो उससे भागते हैं। जो ही कोई भी इस्तीफा दे तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो आपने कहा कि क्या लाए अमल होगा, वो लिखा हुआ है। 1 सीट हो, 1 दर्जन हो, 100 हो, या जितनी भी सीटें हों, उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। दूसरा ये था कि जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, अगर अब वो अपना वादा मार्च के बाद पूरा करना चाहें कि वो सिंध को हुकूमत तोड़ के और खड़े होते हैं अपनी जमहूरियत के साथ मोहब्बत और जमहूरियत की खूबसूरती लोगों को दिखाने के लिए, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। जो ही वो सिंध की गवर्नमेंट तोड़ते हैं तो वहां पे एक लगेगी फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पे अगले इंतखाबात का ऐलान करेगी, और फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ को सर होने तक, फिर जो नतीजा होगा वो तो अवाम ने निकालना है, इनके हाथ में तो नतीजा नहीं रहेगा। इसलिए जो भी इस्तीफा जब भी आएगा, अगर कोई इस्तीफे से ना भागे, भागने का चूंकि आईनी रास्ता है, वो कहे जी मेरा नहीं है, ये फर्जी इस्तीफा है, तो इसलिए आपको याद है जब मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दिया था तो मैंने रजा रब्बानी साहब को टेलीफोन करके खुद बुलाया था। मैंने कहा आज दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन लोग कहेंगे हमने मजाक किया है, तो इसलिए आप तशरीफ लें और मेरा इस्तीफा मंजूर करें। वो कराची से आए और उन्होंने आके मेरा इस्तीफा, मैं खुद पेश हुआ, नेमुल हक मरहूम को मैं साथ लेके गया और मैंने अपना इस्तीफा उनसे मंजूर करवाया। ये तो भाग गए सारे। इसलिए इस्तीफा जो भी आएगा आईनी रास्ता इख्तियार करेगी हुकूमत, और आईनी रास्ता ये है कि वो इस्तीफा स्पीकर के सामने पेश होगा, स्पीकर उनको बुलाएंगे, वो अगर इस्तीफा मानते हैं तो उनको उसी वक्त सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप एक मुश्किल वक्त में प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी के वकील रहे हैं, जब उनके अपने बहुत पार्टी के बड़े नामवर लोग जो हैं उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं थे, और नैब के उनके जो मुकदमात थे बड़े मुश्किल मुकदमात में से आपने उनको निकाला। उस वक्त जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो और आज जो नैब कर रही है उसमें कोई फ़र्क है? ज़रा उसके बारे में बताएंगे। 2 बुनियादी फ़र्क हैं उस वक्त और आज के वक्त में। एक तो ये कि उस वक्त जो नैब नहीं थी, बेसिकली वो मुकदमात नवाज शरीफ साहब के दौर में बने थे और वो इनहेरिट किए थे आगे जाके जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने। वो सारे पुराने मुकदमे थे जो चलते जा रहे थे, और बल्कि आपको याद है मेरे दफ्तरों पे हमले हुए, मेरे क्लर्क्स, मेरे मैनेजर, लॉ ऑफ रैंसैक किए गए, गिरफ्तारियां हुई, मेरे खिलाफ टेररिज्म के पर्चे उन्होंने किए। उस वक्त जो नैब का इंचार्ज था वो हैंड पिक्ड था, सैफुर रहमान, एक घरेलू टाइप का, मैं कोई ड्रॉगेटरी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बिल्कुल ही घरेलू टाइप का उनका किरदार था इनके लिए। और वो यस मैन, वो सिटिंग सेनेटर जो एक तरफ सेनेट में एक पार्टी का मेंबर है, दूसरी तरफ कहता है मैं एहतसाब के जरिए से इंसाफ करूंगा। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ये जो लंदन में इतना बड़ा पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में गालिबन, ये आपको पता है ना किसने पैसे दिए थे? एक आध किरदार तो दुनिया से रुखसत हो गया, बाकी यहां से रुखसत होकर लंदन में बैठे हुए। ये लॉ फर्म्स इन्होंने इंगेज की कि पाकिस्तान में जो लोगों के असासे हैं, चोर खुद भी थे, और चोरी शुदा असासे या स्टोलन एसेट्स की रिकवरी के लिए लॉ फर्म, आज पाकिस्तान पे बिलियंस के हिसाब से जुर्माना हो गया है यानी गुज़श्ता रोज। तो ये जो नए साल का तोहफा है इनकी करप्शन का नतीजा है जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई नहीं की थी, ये इन्होंने खुद कार्रवाई शुरू करवाई थी उस वक्त कि जी हम एसेट्स जो हैं वो वहाँ से ढूंढेंगे। और दुनिया के और मुल्कों में भी इन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे है असेंबली की भी कि अरबों रुपए इन्होंने लगाए और रिकवरी जीरो थी, इसलिए कि चोर खुद थे, इन एडिशन टू मैनी अदर्स। जो दूसरा है, अब उस इकट्ठे हैं। दूसरा है इसका पहलू वो ये है कि अब जो चेयरमैन नैब हैं वो खुद खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने लगाए हैं, वो कोई इमरान खान बाबर अमान ने नहीं लगाए या किसी और ने नहीं लगाए। एक दूसरा जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो इन्होंने लगाई। तीसरा जो अफसरान है वो इनके दौर में सारे अपॉइंटेड हैं। ये नाम बता दें कि कौन शख्स जो नैब में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उसको भर्ती किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या इमरान खान ने उनको भर्ती किया, एक नाम बता दें, उस हद तक गिला दूर किया जा सकता है। ये दूसरा फर्क है। और फिर ये था
कि वो जो मुकदमे थे, चूंकि सियासी मुकदमे थे, इसलिए अदालतें उनको मशकूक समझती थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जो 184 की इनक्विजिटोरियल, एक तरह से उसको आप कह लें तहकीकी जुरिस्डिक्शन थी, उसके नतीजे में ये मुकदमे बने। और फिर जो मेमन साहब थे डीजी, उनके दौर में जो फेक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स का मुकदमा बना है, उनके दौर में बना है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, सारी दुनिया को पता है। तो इसलिए इनमें से कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं बैरून मुल्क जायदादों वाला, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया हो। ये बुनियादी फर्क है। और फिर जो बड़ी बात थी वो ये थी कि ये एक दूसरे के खिलाफ दोनों मुकदमे, आपको याद नहीं है, आपने नाम लिए उस दौर के एक जो वजीर दाखिला थे, मैं जनरल बाबर साहब की बात नहीं कर रहा, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के अब्बा जी को जाके गिरफ्तार किया था। तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ खुद मुकदमे बनाते थे। यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि यानी केपी में भी किसी मुखालिफ के खिलाफ 5 साल गवर्नमेंट पूरी की, अब 30 साल चल रहा है। डॉक्टर साहब आप पीपल्स पार्टी में भी फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, कई मिनिस्ट्री आपके पास रही हैं, बड़े बड़े बहरान आए और आपने उनके साथ मिलकर न सिर्फ बहरानों से निकाला बल्कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल इक़्तिदार पूरा किया। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त भी आप जो है एक एडवाइज़र हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत एक बहरान का शिकार है, तो क्या इन बहरानों से निकल पाएगी ये हुकूमत? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बुरान शुरू होता है शाम को 6 से 7 वाले शो से और रात को 11 से 12 वाले में ख़त्म हो जाता है। अब ज़रा ज़मीन पे आइए, कौन कहाँ है? ये पाकिस्तान कितनी दिलचस्प जगह है जहाँ एक क्रिमिनल, मफरूर, एब्सकॉन्डर, अदालती इश्तिहारी, सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी अदालत है उसके डिक्लेयर करदा ता हयात नाअहल को रिलीफ दिलाने के लिए लोग तशरीफ़ लेके जाते हैं। हमने तो कोई जवाबी पिटीशन किसी जगह फाइल नहीं की, ना ही हम कोई इस तरह की कार्रवाई पे यकीन रखते हैं। इनके दौर में अखबार बंद हुए, तस्वीरें मौजूद हैं, जाके अखबारों के दफ्तर में ग्वालमंडी में जो न्यूज़ प्रिंट था वो छीना गया। साफ़ी आप लोगों ने मज़ामत की। ये जो इस वक्त इनके 2 एडवाइज़र भागे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों का रिकॉर्ड है। एक ने असले के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी बलूचिस्तान जाके और दूसरा जो है मैमो गेट वाला। ये दोनों एडवाइज़र्स को उन्होंने पिटाई लगाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और इंसिडेंटली दोनों के केसेस से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, वो कहें कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। जो असल इशू है वो 2 हैं इस वक्त। जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि हुकूमत को 2 चैलेंजेस सिर्फ दरपेश हैं। एक चैलेंज है कोविड-19 का, इसीलिए मैंने ये जो उतार के रखा मास्क मैंने पूरी कौम के सामने पेश किया। और मैं जब भी मेरी टेलीविजन अपीयरेंस होती है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लोगों को मैं ये बात अपनी तरफ से अपना हक तबलीग का अदा करूं कि परहेज इलाज से बेहतर है। जो लोग इससे गुजरे हैं उनसे पूछिए कि कितनी बड़ी ये तकलीफ है। अल्लाह ताला आप सबको और हमें महफूज रखे इससे। दूसरा हमारा इशू है ये कि किसी जगह पे कोई खाने पीने की चीज़ें गायब ना कहीं हो जाएं और किसी जगह पे लोगों को कोविड की बजाय भूख से वो उनका हाल ना हो जो दुनिया के बेशुमार मुल्कों में, खास तौर पे भारत में हो रहा है। इन 2 चैलेंजेस के अलावा वो अब जो एक चैलेंज है वो ये है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को आलमी फोरम्स में, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी है बहुत बड़ी हद तक जो फॉरेन पॉलिसी थी इमरान खान साहब की वो कामयाब हुई है। और हमने बड़ी हद तक 2 मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसके खद्दो खाल और उसकी 2 डायमेंशंस। एक तो ये था कि जब यमन की जंग शुरू हुई और सऊदीया और ईरान के दरमियान स्टेलमेट आया तो पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है आलम इस्लाम की जिसने सहूलतकार बनने पर इकरार किया। दोनों तरफ से एतमाद किया गया और डी एस्केलेशन में दोनों जो वहाँ के गवर्नमेंट से वो जानती हैं और पाकिस्तान के भी इदारे जानते हैं कि वो किरदार इमरान खान साहब ने अदा किया। और हम पार्टी नहीं बने। आपको पता है ना, लोगों को ख्वाहिश होती है किस तरफ पार्टी बन जाओ, उस तरफ पार्टी बन जाओ। हमने कहा नहीं, दोनों, एक हमारे पड़ोसी हैं, दूसरे हमारे वो भी ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, ये भी ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, इसलिए हम इसमें फरीक नहीं बनेंगे। और दूसरा ये हुआ कि पहली बार स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, एक पूरी तब्दीली है स्ट्रेटेजिक।
और उसमें जो चीन है और पाकिस्तान वो पार्टनर है। आज मेरी एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, बलूचिस्तान के सेनेटर्स थे कोई 11-12 उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा एक एक जगह कि कहाँ क्या बन रहा है, वो था वो जो बताते हैं वो कहते हैं कि ऐसी तब्दीली आ रही है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इसलिए चैलेंजेस नेशनल है, पॉलिटिकल चैलेंज कोई इस गवर्नमेंट को दरपेश नहीं है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर बाबर अवान से मेरी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मुल्क में मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से। इस पे हुकूमत कोई प्लान कर रही है कि लोगों को कोई रिलीफ मिले? डेफिनेटली उसी की वजह से आज जो इदारा शुमारियात ने जारी की है, जैसा मैंने पहले कहा कि खाने पीने की चीज़ें 19 महीने की सबसे निचली सतह पे आ जाएं। उसके दो असबाब हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। एक तो यह है कि जो सारी दुनिया में आपने देखा कि कोविड की वजह से इकानमी इसके ऊपर दबाव है। हमारा 1/3 जो टैक्स था, 1/4 गालिबन या है वो टैक्स जो था, इस दफ़ा उसकी कलेक्शन जो है वो कम हो गई है। और उसका मतलब ये हुआ कि 25-30% अगर टैक्स कलेक्शन कम हो गई तो वो सारी जगह पे उसका असर होगा। और जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा मौका मिला है कि वो अपनी, वो जो कहते हैं ना कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वो फाका मस्ती से हम निकले, उससे हम निकल आए हैं काफ़ी हद तक। आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू करें जो फैसलाबाद का है, किसी का करें जो हमारे बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल हब हैं, पेशावर से कोई बुला लें आप, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कराची से बुला लें, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आप बुला लें फैसलाबाद से, वो आपको बताएगा कि किस तरह से अब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है पैदा हुई हैं। मैं एक बदकिस्मती की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इदारे नहीं करते। रिपोर्टर तो अपनी हिम्मत करते हैं जितना कि वो भाग दौड़ कर सकते हैं और जो उनके सोर्सेज होते हैं। अगर इदारे अपनी रिपोर्ट्स तैयार करें तो फिर वो सुपरमार्केट में या वो जो एक इक्तदार मार्केट में उसको कहता हूं, जो पावर ब्रोकर्स मार्केट है F6 वाली, उसमें ना जाएं। आप बाहर निकलें, इस्लामाबाद से बाहर कोई नहीं निकलता, कराची की 2 गलियों में, लाहौर की 2 गलियों में बाहर निकलें, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा प्राइस डिफरेंशियल है जो बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं, जो बड़े कमर्शियल शहर हैं उनके दरमियान और देहातों के दरमियान। हाँ, महंगाई बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई। मिसाल के तौर पे चीनी में नीचे आई है या नहीं आप खबर ही कोई नहीं है, वो कहते हैं जी फिर क्या हुआ। 140 रुपए तक इसहाक डार लेके गया था। मुर्गी का आपको याद है वो कहता था कि इसकी बजाय आप पता नहीं दाल खाएं या क्या, उसने कोई डबल रोटी या केक कहा था। तो इसलिए पूरी तवज्जो है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप अपने सोर्स से भी कंफर्म करें, मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि यानी मैं उसके लिए क्या मुनासिब लफ्ज़ हो सकता है कि एक तरीके से इंतहा की जो एग्जर्शन है और मेहनत है और तसलसल है वो उनकी अपनी जो प्राइस कमेटी को भी खुद मॉनिटर करते हैं बैठ के, जो वजीर खजाना जिनके जिम्मेदार हैं। अब काम वजीर खजाना क्या करते हैं वो हैं। डॉक्टर साहब, आप आईनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं, बहुत आइन पर बड़ी नज़र है आपकी। हुकूमत जो है वो सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई है? क्या इसमें आईनी को तरमीम नहीं की जा सकती थी पार्लियामान के अंदर? अच्छा, आज मुझे कई पार्टियों के सेनेटर्स मिले और उन्होंने शाबाश दी और उन्होंने फिर खदशे का भी इज़हार किया। शाबाश इस बात पे वो दे रहे थे कि ये जो आपका मशवरा और उसके ऊपर ये जो आपने कौम को उम्मीद दी है कि जो छोटी पार्टियां हैं और उसके जो आम लोग हैं, आप जैसे भी वो सेनेटर बन सकते हैं, और वो सारे के सारे जो सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर और दौलत के बल के ऊपर वो ज़मीर बेचते थे या ख़रीदते थे, जो भी इल्ज़ाम लगते रहे आपके सामने हैं, तो उनको रोकने का ये रास्ता है। उनका जो
तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एक ही था, उनकी रिजर्वेशन एक ही थी कि होगा क्या इसके बारे में। मैंने कहा जी वो तो गवर्नमेंट आपको नहीं बता सकती। मुझसे उन्होंने कहा कि आप एक लीगल मैन की हैसियत से बताएं। तो मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा फेयर ये बात लगती है कि जो सेनेट के इलेक्शन है और उसकी वजह कोई मेरी ख्वाहिश भी है और ये कौमी एजेंडा भी है, इमरान खान का ये विजन भी है और ये वादा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सेनेट के इलेक्शन में हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले मैं उसकी अमली मिसाल आपको बताऊं, जहां 3 लोगों की अक्सरियत से गवर्नमेंट कायम थी और वो भी कोalition थी जिसमें 5 पार्टियां थी केपी में। वहां जब ये इल्जाम लगा पिछला जो इलेक्शन था तो इमरान खान ने अपनी पार्टी में से एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिकमेंडेशन पे 20 लोगों को असेंबली की मेंबरशिप से फारिग कर दिया गया और हुकूमत फिर अकलियत वाली हुकूमत वहां पे चलती रही। एक दूसरा ये है कि इस वक्त 2 तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो सवाल भेजा गया वो ये है, इलेक्शन होता रहा हमेशा पाकिस्तान में, पहले इलेक्शन एक्ट 1975, सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975 जो भुट्टो साहब के जमाने का था उसके नीचे होता रहा है, और 2017 से अब जो इलेक्शन हुए हैं, होंगे, आने हैं, वो इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें मर्ज कर दिया गया है वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1975 और सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975, वो दोनों मर्ज हो गए, उसमें शामिल हो गए, एक बड़ा कानून बन गया, उसके नीचे होंगे। इसलिए आईन में तरमीम की जरूरत है या नहीं है, ये सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश किया है सदर के रेफरेंस के जरिए जो इख्तियार था आर्टिकल 186 में। डॉक्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो के भी वकील रहे हैं, जो रेफरेंस जरदारी साहब ने भेजा था। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी काम किया है, जरदारी साहब के साथ भी काम किया है, अब आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? अब आप शरारत पे मत उतरें, देखें वो फ़र्क है। मसलन रेफरेंस की मैं बात सिर्फ कर देता हूं। रेफरेंस मैंने भेजा ही नहीं था, मैंने रेफरेंस के लिए लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया था जी, और जो उस काबीना में उस वक्त के सियासी चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी करते थे लोग, उनमें बड़े लोग भी शामिल थे। उस काबीना के लोगों ने उस दिन फिर शाम को एक जश्न फतह मनाया था कि अब शुक्र है यार, अब हम जल्दी कर लिया करें जो काम भी करना, पर काम जो जल्दी होते हैं फिर उनका नतीजा भी अगले इलेक्शन में निकल आता है, जो भी जल्दी वाले काम होते हैं। तो वो जो उस वक्त सारी सूरत हाल जो थी वो सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती रही थी, वो ये था कि हमारी जरूरत क्या है और आज का दिन किस तरह से गुजरना है। फर्क ये है कि बुनियादी रिफॉर्म्स हो रही हैं। आपको मैं 4 मिसालें देता हूं। जनरल मुशर्रफ ताकतवर आदमी थे या नहीं थे, पहले मुझे ये बताएं। जी, बहुत ताकतवर आदमी थे, बहुत ताकतवर, और उन्होंने 9.5 साल लगाए, ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त। और फिर ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने मैन इन यूनिफॉर्म वाले जो फौज के अफसरान थे उनको भेजा दुकानों पे, उनको भेजा कारोबारी सेंटरों में, जाके वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करना चाहते थे। आप एक क्लिप है कहीं से मिले तो चला दीजिए। बीबी ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, लेकिन जो माफियाज हैं उन्होंने मुझे नहीं करने दी। आज डॉक्यूमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। आज टैक्स नेट में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? आज टैक्स में रजिस्टर्ड लोगों की और एनटीएन की तादाद बढ़ी है या नहीं बढ़ी? आज बड़े बड़े माफियाज इस बात से कांप रहे हैं या नहीं कांप रहे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम नहीं चलेगा और फेक अकाउंट्स वाला काम नहीं चलेगा? दबाव आए, और दबाव आखिरी ये था कि आपकी हुकूमत ही नहीं रहेगी अगर आप इस रास्ते पे चलते रहें। और इसके बावजूद भी शुगर माफिया, गंदम माफिया, सीमेंट माफिया, फलाना माफिया, सब पे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और सब पे प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन की। वो इन्वेस्टिगेशन कभी जाया नहीं होती। उसी इन्वेस्टिगेशन में से, जिस तरह पैनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन में से निकला था, आपने देखा कि पूरा एक सीरीज वो भी निकलेगी। अच्छा, जो दूसरी बात है फर्क वाली, मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जिस मुल्क में हुक्मरान खुद ताजिर हूं, मैं आपको एक मिसाल इसकी देता हूं सिर्फ कौम के सामने। आप अंदाजा लगाइए कि सारे हुक्मरानों की शुगर मिले हैं, कहीं से आप नाम लेंगे पता लगेगा फलाना पार्टनर है, फलाना बेनामीदार है, फलाने डॉक्टर बाबर रवान की शुगर मिल नहीं है, बाकी सब की है। बस देख लेना फिर क्या होता है। 2, तीसरा ये है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है
वो कारोबार नहीं करना चाहता, सियासत को कारोबार नहीं बनाना। ये जमीन आसमान जितना फर्क है, जमीन आसमान जितना फर्क है। मैं कहता हूं और कोई काम ना हो तो अगर किसी मुल्क का लीडर करप्ट नहीं है, अगर उसकी नजर पैसे पे नहीं है, और अगर वो एक एक टेडी पैसे के ऊपर कंजूस मशहूर हुआ है सरकारी खर्चे के हवाले से, और वो अपने घर में रहता है जिसका आपने देखा है कि वहां एक टूटी फूटी तार लगी हुई है, तो वो इतना मुतवक्कल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे और उसकी रजा पे और उसकी मखलूक के लिए। ये बुनियादी। तो आखिरी फर्क जो चौथा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि किसी ने रिफॉर्म्स को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। ब्यूरोक्रेसी में भी मैं 2 रिफॉर्म्स सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो लीगल रिफॉर्म्स और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स पेंडिंग एजेंडा है, ताखीर होती है, उसकी वजूहात हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। इस और एक बात कह भी देता हूँ, बल्कि वो ये है कि हर जगह से स्टेटस को लड़ता है, आगे से जंग करता है, चक्कर चलाता है कि किसी तरीके से ये रुक जाए और काम ये 2023 तक चला जाए और फिर इसको किसी तरीके से आगे चलाया जाए। 2 रिफॉर्म्स, एक ये है कि जो तरक्की होगी पब्लिक सर्वेंट की, वो उस तरक्की के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, और दूसरा ये है कि सबको दूसरे सूबों में जाके सर्व करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग आए, अब लोग कहते हैं ना कि ये आया था तो क्यों ट्रांसफर कर दिया। अब जो 500 बंदा निकला है और कुछ बड़े लोगों को छुपा लिया गया है, जो सिंध हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने डिटेल मांगी कि कौन से सरकारी मुलाजिम बताइए, पता लगा सेक्रेटरियों का भी बादशाह और ब्यूरोक्रेसी का भी बादशाह और सरकारी नौकरों के बाद सारे के सारे पकड़े गए। पिछले दरवाजे में जाके उन्होंने कहा जी हम पैसे वापस करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर 100 करोड़ कमाया हुआ था तो उसने कहा मैं 20 करोड़ वापस करता हूं, किसी ने 10 कमाए हुए तो उसने कहा मैं आधे करता हूं। वो तो मुनाफे में गए सारे के सारे। डॉक्टर साहब, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी हुकूमत और हुक्मरान ये कहते थे कि हम एनआरओ इनको नहीं देंगे, ये चोर करप्ट है। अब तो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमसे एनआरओ मांगते हैं और हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। जरा ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये एनआरओ अपोजिशन मांग रही है या हुकूमत मांग रही है? ये चोर जब गली में दौड़ता है ना, पीछे अगर मजमा ज्यादा हो जाए तो वो कहता है चोर चोर चोर, लोगों को तासुर देता है कि कोई आगे जा रहा होगा उसके पीछे आओ। तो ये तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात। उनके पास क्या इख्तियार है? अगर एनआरओ वो देने के काबिल हैं तो उसका एक ही आसान तरीका है, प्रूफ। आज मैं ये पता सीने से नहीं लगाता, खोल देता हूं मैं आपके सामने, आपके प्रोग्राम में, पूरी कौम के सामने। एक ही आदमी है ना जो उसको चला रहा है। इस वक्त फाइनेंस कौन करता है? नवाज शरीफ। इस वक्त वहां से चिटें कौन भेजता है? नवाज शरीफ। इस वक्त तकरीर मौलाना की रुकवा के ये मत पढ़ो ये पढ़ो, कौन करवाता है? नवाज शरीफ। इस वक्त अपनी बेटी के जरिए से जो अपने सारे वसाइल कौन इस्तेमाल कर रहा है पीडीएम के पीछे? नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ अगर इतना ताकतवर है कि उससे कोई हुक्मरान, उससे कोई सरकार, उससे कोई रियासत, उससे कोई इदारा वो एनआरओ मांग रहा है, तो इतना ताकतवर मुल्क में क्यों नहीं आता? वापस आ जाए, आके नाम बताए जी कि ये मेरे पास इख्तियार है, ये इस आइन ने मुझे दिया है इस कानून के तहत, और ये वजह है जिसकी वजह से एनआरओ मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसीलिए कहा था जी जी जी, बोले बोले सर बोले। मैंने इसीलिए तरीन साहब कहा था कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, ये पीडीएम वाले देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आपने डॉक्टर बाबर रवान साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।